नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद यादव आज आपको अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इनका वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर अर्थात कितने घोष होते हैं, कितने अघोष होते हैं, घोष किसे कहा जाता है, अघोष किसे कहा जाता है, और प्राणत्व के आधार पर अर्थात अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है, और उच्चारण स्थान अर्थात किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस स्थान से किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला से संबंधित लगभग 95% से अधिक क्वेश्चनों को आप सही तय कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण किसे कहते हैं आप सबसे पहले ये जान लें। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और माला का अर्थ होता है समूह। तो अब वर्णमाला किसे कहते हैं ये जान लें। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में लेखन की दृष्टि से कुल अक्षर 52 होते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13, और व्यंजन कितने होते हैं, 39। इस प्रकार आप देखेंगे टोटल वर्णमाला में अक्षर कितने हुए, 52। तो सबसे पहले स्वरों के बारे में जान लीजिए। स्वर, स्वरों का विभेद 3 आधार पर किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोग वाक। ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है छोटा, इसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, ओ, री। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है, छोटा, जिसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, ओ, री, टोटल 4। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। इसके अंतर्गत आते हैं, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, सबसे पहले आप जान लें, दीर्घ अर्थ होता है बड़ा। इसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है अयोग वा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले जान लें अयोग वा कहते किसे हैं। अयोग वा का अर्थ होता है अर्थात न जोड़ना, और वाह का मतलब होता है, अयोग का अर्थ होता है न जोड़ना, और वाह का मतलब होता है साथ चलना या वहन करना। अर्थात ऐसे शब्द जो जोड़े तो नहीं जाते हैं किंतु फिर भी वहन किए जाते हैं, साथ चलते हैं, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। तो स्वरों में अंग और आहा ऐसे होते हैं जो स्वर में जुड़ते तो नहीं हैं किंतु वो फिर भी साथ चलते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अयोग वाह किसे कहते हैं, तो अंग और आहा अयोग वाह कहलाते हैं। इस प्रकार आप देखते होंगे कि स्वर जो लेखन की दृष्टि से 13 है, उच्चारण की दृष्टि से 11 ही हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 बताएंगे। लेखन की दृष्टि से पूछा जाता है तो आप 13 बताएंगे। अब स्वरों का विभेद जीव के प्रयोग के आधार पर हम आपको बताते हैं। तो पहला है अग्र स्वर। पहला क्या है, अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ई, ए, ऐ। इसके अंतर्गत क्या आता है, ई, ए, ऐ। दूसरा है मध्य स्वर। दूसरा क्या है, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आ आता है, छोटा आ। तीसरा है पश्च स्वर। पश्च का मतलब होता है पिछला या पीछे का। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के पीछे का भाग काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हम आपको बताते हैं। आ, उ, ओ, औ। कौन कौन सा आता है, आ, उ, ओ, औ। तो ये हो गया स्वरों का विभेद। आइए अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन में पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो आप जान लें का से लेकर के मा तक, का से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जिनकी संख्या 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत 4
व्यंजन या रा ला वा, अर्थात इसके अंतर्गत 4 वर्ण हैं या रा ला वा। तीसरा है ओष्म व्यंजन, तीसरा क्या है ओष्म व्यंजन, इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण हैं श श स हा। तीसरा है चौथा है संयुक्त व्यंजन, इसके अंतर्गत भी 4 हैं छ त्र ज्ञ और स्रा, छ त्र ज्ञ और स्रा। इस प्रकार आप देखते हैं टोटल व्यंजनों की संख्या 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 कौन होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ा और ढ़ा। तो 37 2 39, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 39। अब आप देख लें संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन के बारे में आप जान लें। संयुक्त व्यंजन आप देखेंगे 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं छ त्र ज्ञ और स्रा। तो कौन सा व्यंजन किस व्यंजन के सहारे से किस व्यंजन के सहयोग से मिलकर बना है वो हम आपको बताते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में छ देखेंगे आप 2 शब्दों से मिलकर बना है क और श। त्र देखेंगे 2 व्यंजनों से मिलकर बना है त और रा। ज्ञ भी 2 शब्दों से मिलकर बना है ज और ञ। स्रा स और रा। अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छ किन 2 शब्दों के सहयोग से बना है, त्र किन 2 शब्दों के सहयोग से बना है, ज्ञ किन 2 शब्दों के सहयोग से बना है। तो इसके लिए आप ये विशेष तौर से आप पढ़ लें और जान लें कि छ क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, स्रा श और रा से मिलकर बना है। अब आइए वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हम आपको क्या बताएंगे? उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात कौन से वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कंठ के बारे में। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो आ का वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा एवं हा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से? आ का वर्ग, क ख ग घ अंगा एवं हा कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है तालु, ई चा वर्ग या एवं सा, चा वर्ग के अंतर्गत चा छ जा जा या, तो ई चा वर्ग और या एवं सा कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तीसरा है मूर्धा, री टा वर्ग। कौन कौन से? अच्छा री टा वर्ग और शा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत टा ठ डा ढा ड़ा। और चौथा है दंत, ता वर्ग ता था दा धा ना एवं शा, कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। और पांचवा है ओष्ठ, ओ पा वर्ग के अंतर्गत पा फा बा भा मा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब देखेंगे ए और अ ऐसे हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु से कौन बोले जाते हैं? ए और अ। दंतोष्ठ, व शब्द क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, अर्थात दांत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं। अगला क्या है? कंठोष्ठ, ओ और औ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। वर्त से रा और ला वर्त से ध्वनियाँ होती हैं। रा और ला क्या होती हैं? वर्त से ध्वनियाँ होती हैं। और एक सबसे अंतिम है स्पर्श व्यंजनों का पांचवा अंगा, या, ड़ा, ना और मा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? अनुनासिक, नासिका से। कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से, नाक से। तो ये हो गया वर्णों का उच्चारण स्थान। इसको आप कई बार करके देखेंगे, कई बार पढ़ेंगे इसको, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आइए अगला शुरू करते हैं घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण का कैसे किया जाता है? घोष, सबसे पहले आप देख लीजिए घोष। घोष और सघोष एक ही चीज होता है, दोनों अलग अलग नहीं। कभी एग्जाम में आपसे घोष पूछा जाता है और कभी अघोष पूछा जाता है। तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सारे स्वर घोष होते हैं।
अर्थात स्वर जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोष। आ से लेकर आहा तक सारे स्वर क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे ग, घा और अंगा, ये क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। और ड़ा एवं ढ़ा ये भी घोष हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा एवं हा ये भी क्या हैं? घोष हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं घोष के अंतर्गत कौन से आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ड़ा एवं ढ़ा, या, रा, ला, वा एवं हा, इतने व्यंजन आपके क्या होते हैं? घोष कहलाते हैं। दूसरा है अघोष। दूसरा क्या है? अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। अर्थात जिन ध्वनियों के, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अर्थात बोलते समय कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से? अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ग अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन में स, श, श तीनों सा क्या कहलाते हैं? अघोष। तो इस प्रकार आप स्पष्ट हो गए होंगे कि घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। अघोष में हो गया पहला एवं दूसरा वर्ग अघोष होता है और तीनों श, स अघोष हैं। घोष में कौन कौन से होते हैं? एक बार पुनः आप देख लें। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और हा, और उच्छिप्त व्यंजन दो हैं, ड़ा और ढ़ा, ये घोष कहलाते हैं। अघोष में पहला और दूसरा एवं तीनों सा अघोष कहलाते हैं। अब वर्णों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण हम आपको बताते हैं। इसमें दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले आप अल्प प्राण के बारे में जान लें। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय एवं पंचम व्यंजन, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन एवं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ के अंतर्गत या, रा, ला, वा ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन एवं अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अल्प प्राण हैं। दूसरा है महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले या वायु निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महा का मतलब होता है अधिक, प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण एवं ओष्म व्यंजन स, श, स, हा ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये हिंदी वर्णमाला हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर सुझाव दें जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। धन्यवाद।